वेलकम टू PW ओनली IAS और स्वागत है आपका आज की एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सुमित सर अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह मैं आपके साथ ये सेशन लेने वाला हूँ। हम डिस्कस करेंगे आज मिनिमम वेजेस के बारे में कि वेजेस का क्या रोल है, कैसे हम उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ में क्राइम किस तरह बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या वजह है, कौन से एक्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल आने वाला है आज वो बात करेगा मिनिमम वेजेस के बारे में। लाइव मिनट में आर्टिकल आया था और बहुत रेलेवेंट है, आपकी इकोनॉमी के सेक्शन से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है, जहां बात करें क्या भारत को अपने मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना चाहिए या फिर एक लिविंग वेज अप्रोच लेके आना चाहिए। अब पहली बात, क्या चीज़ है ये? देखिए, एक होता है मिनिमम वेज। वेजेस का मतलब क्या होता है? दिहाड़ी। वेज मतलब आपकी रोज़मर्रा की जो हमें कमाई होती है उसका वेज कह सकते हैं। मिनिमम वेज मतलब सरकार ने तय कर दिया कि मान लो अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो मिनिमम 100 रुपये आपको प्रतिदिन देने ही पड़ेंगे किसी वर्कर को, उससे कम आप वेज नहीं दे सकते। दैट इज़ योर मिनिमम वेज। कम से कम इतनी आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मिनिमम वेज 100 रुपये होंगे और मान लो कोई व्यक्ति इस पैसे को कमा रहा है, उसके घर में 6 लोग हैं, उसके 2 बच्चे, माँ बाप और एक उनकी पत्नी। हम मान रहे हैं क्योंकि मेल वर्कर ही कार्य कर रहे हैं। तो 6 लोगों में अगर आप देखो तो पर हेड कितना पड़ा? पर हेड तो बहुत कम है ये। तो आपके पास ज़्यादा पैसे बच ही नहीं रहे, आप जी ही नहीं पाओगे इस पर। तो ज़रूरी है कि उसके पास एक लिविंग वेज हो। लिविंग वेज मतलब कम से कम इतनी वेजेस मिलनी चाहिए, कम से कम इतनी पगार मिलनी चाहिए कि वो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके। एक बेसिक जो फूड है उनको मिल पाए, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों की ज़रूरतें पूरी की जाए। तो सरकार के द्वारा मैंडेट किया जाता है मिनिमम वेज। अगर हम अभी देखें तो भारत में जो मिनिमम वेज है वो बहुत कम है। अगर आप देखें तो अभी 176 रुपीज़ भारत में मिनिमम वेज है। अब पॉइंट ये है कि अभी जो इंडिया की नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज है, ये एक फ्लोर लेवल है, उसके बाद राज्य सरकारें इसको रिवाइज करती रहती हैं, तो वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप 176 भी ले लें वेज तो बहुत कम है वो। तो आपके मन में सवाल होता होगा क्यों ना सरकार इसको बढ़ा के 1,000 रुपये कर दे। मान लो हम वेजेस को बढ़ा के 1,000 रुपये कर दें, हर वर्कर को 1,000 रुपये मिलेंगे, सब खुश रहेंगे। ऐसा गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? तो क्योंकि वेजेस हमेशा उतनी होनी चाहिए जो वायबल हो। क्या मतलब है इसका जानते हैं? कैसे इन्फ्लेशन प्रभाव करता है, क्या डिफरेंस है, डिफिकल्टी क्या है, वो समझते हैं। पहले आपने समझ लिया लिविंग वेज क्या होता है, आपने समझ लिया मिनिमम वेज कितनी है, भारत में 176 रुपीज़ अभी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वेजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, अगर 1,000 रुपये कर दो तो वो अनसस्टेनेबल हो जाता है। कैसे अनसस्टेनेबल हो जाता है कि मान लो आपके जो मैक्सिमम वर्कर हैं आज कहाँ काम करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्कर्स MSME में काम करते हैं। MSME के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो कम लागत पे काम करते, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई वेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो वर्कर्स को हायर ही नहीं कर पाएंगे, या फिर वो इलीगली लोगों को हायर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो इंडिया में लोग कुछ काम खुद से नहीं करते, कुछ काम जैसे प्लम्बिंग का काम हो गया या इलेक्ट्रिशियन कोई आपने बुलवा लिया, आप घर के आसपास का कुछ काम करते हैं तो किसी से करवाते हैं। अमेरिका, यूरोप में वो काम लोग खुद से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ मिनिमम वेज बहुत हाई है। आपको वर्कर को कम से कम 1,000 रुपये 1,500 रुपये से हर काम के देने ही देने। इंडिया में बहुत लो रेट है, वहाँ 2,000 रुपये तो आर्ली रेट है। तो इसलिए कंपैरेटिवली इंडिया में वेजेस बहुत कम है और अमेरिका, यूरोप में बहुत ज़्यादा है। इसलिए भारत के लोग जब जाते हैं कम कीमत पे काम करने को तैयार होते हैं, इसलिए उनको काम आसानी से मिल जाता है। जब हम बात करते हैं वेजेस मतलब भारत में अगर मान लो वेजेस हाई है और राज्यों के हिसाब से भी बदलाव इसमें होता है। मान लो महाराष्ट्र में हाईयर आपको प्रति दिन की जो कमाई है ज़्यादा होती है, इसलिए आपको बिहार या उत्तर प्रदेश से वर्कर्स वहाँ जाके काम करते हैं जो कम कीमतों पे भी काम करने को तैयार होते हैं, इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अगर अचानक से वेजेस को बढ़ा के 1,000 रुपये कर देगी तो जो MSME हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो कर नहीं पाएंगे, उनको काम पे नहीं रख पाएंगे। और जो लोग मान लो अपने सबको 1,000 रुपये देके काम पे रखा, तो इसके बाद होगा ये, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, मान लो आज आप एक ग्लास बनाते हो, जो ग्लास की कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, जिसमें आपको 10 रुपये का सामान लगता है, 50 रुपये वर्कर्स पे खर्च करते हो। अगर आपने सैलरी इनके बढ़ा के 100 से 1,000 कर दी तो आपका वर्कर का प्राइस ही 500 पड़ जाएगा। तो जो ग्लास आज 10 रुपये में बन रहा है, 100 रुपये में बन रहा है, वो ग्लास अपने आप बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। पर भारत के साथ दिक्कत क्या है कि अगर आप 176 रुपीज़ वेजेस देते हो किसी व्यक्ति को जिसके परिवार में 4 लोग भी हैं, तो उसका जीवन यापन करने के लिए बिल्कुल भी ये काफ़ी नहीं है। और इसीलिए ज़रूरत है कि भारत अपने वेजेस को रिवाइज़ करे और इन्फ्लेशन के हिसाब से रिवाइज़ करे। अब इन्फ्लेशन का क्या रोल है? मान लो अगर कोई आज 100 रुपये कमा रहा है और आटा जो है आज वो 10 रुपये किलो है, तो वो व्यक्ति 1 किलो आटा खरीद सकता है अपनी इस कमाई से प्रतिदिन। लेकिन मान लो महंगाई की वजह से
आटे का दाम 12 रुपये, बाद में 15 रुपये हो गया, और उनकी तनख्वाह जो है वो 100 रुपये ही रह गई। तो उनकी कमाई तो 100 रुपये ही है, लेकिन वो उस कमाई से उस अमाउंट की चीज़ें खरीद नहीं सकते। तो इसलिए इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है आपकी क्षमता को और आपकी सैलरी को। तो इसलिए इसको इस हिसाब से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जानते हैं कि कहानी क्या है, अपने मिनिमम वेज क्या है, लिविंग वेज कितनी मिनिमम होनी चाहिए कि आप उस पर बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी पाओ, और इतनी भी ज़्यादा वेज ना हो पाए कि आपकी भाई इंडस्ट्री का काम ही रुक जाए, कि हर चीज़ें बहुत महंगी हो जाए और वो सस्टेन न कर पाए। तो बैलेंस बनाना जरूरी है। अभी अब जानते हैं कहानी क्या है। अब देखिए, इंडिया अकेली कंट्री तो है नहीं जहाँ मिनिमम वेजेस है, अराउंड 176 इंडिया की है। बात क्या चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई अपने वो मिनिमम वेज को हटा के अब एक साइंटिफिकली एक नया लिविंग वेज बनाएगी, जो 2025 में अनाउंस करेगी। साइंटिफिकली डिसाइडेड लिविंग वेज, यानी कितना पैसा मिनिमम होना चाहिए बेसिक संसाधनों की पूर्ति के लिए। कहानी है कि भारत को अगर आप बाकी देशों से कंपेयर करो तो इंडिया में 176 रुपीज़ पर डे इज योर मिनिमम वेज। चाइना में देख लो, बांग्लादेश में भी इंडिया से हाई है, ठीक है। अगर आप अभी वैसे $80 80 के आसपास है, हम 100 का एवरेज भी बैठाएं तो 1100 से मान लो 800 700 रुपये चाइना में है, ठीक है, और अराउंड 400 रुपये आपके वियतनाम में है। इवन बांग्लादेश में भी इंडिया से ज़्यादा वेजेस हैं। अगर आप देखो ब्राज़ील का 47 गलत बताया हुआ है यहाँ पे, ब्राज़ील का आई गेस अराउंड $8 है, $8 पर डे का हिसाब से ब्राज़ील में वेज है। अब देखिए, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। हम चाहें भी तो हम यूके या यूएस या ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ के साथ उतना हम नहीं दे सकते मिनिमम वेज, लेकिन ब्राज़ील का मिनिमम वेज $8 होना ये दिखाता है, जिन्होंने इस साल ही 2024 में इसको रिवाइज किया है। वो क्यों रिवाइज किया? ताकि उन्हें लग रहा है कि जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके पास एक बेसिक लिविंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसलिए उन्होंने रिवाइज किया है। और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, वहाँ से हम स्टडी करके उसको अपने देश में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब कहानी ये है कि इंडिया में जो मिनिमम वेजेस हैं वो अनचेंज रह रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेजेस नहीं बढ़ाती, लेकिन उनका डियरनेस अलाउंस बढ़ा देती है। यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से उनको डियरनेस अलाउंस बढ़ जाते हैं, उनके बोनसेस बढ़ जाते हैं, उनको सैलरी के साथ मिलते हैं। ये 4% मार्च में बढ़ाई गई है अलाउंसेस। महंगाई बढ़ी तो 4% सैलरी के साथ आपकी डियरनेस अलाउंस बढ़ा दी। तो इस तरह सरकार काम करती है, लेकिन लिविंग वेज में बदलाव नहीं करती। पर अगर आप दुनिया भर के देशों को देखें तो वहाँ लिविंग वेजेस रिवाइज होते हैं। जैसे ब्राज़ील का एग्जांपल मैंने आपको दिया, जहाँ $8 पहुँच चुका है वो। तो इंडिया आप कह रहा है कि हम एक मिनिमम वेज बनाएंगे, साइंटिफिकली जो कैलकुलेटेड की जाएगी उसके हिसाब से, और हम उसमें जोड़ेंगे क्या, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हाउसिंग, जो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डिफाइंड है, उसके हिसाब से हम देख के तब चीज़ों पर आएंगे। लेके ये चीज़ समझ आ रही है। भारत में समस्या ज़्यादा क्यों है? भारत में सारा समस्या इसलिए मैंने बोला, 4 लोग अगर एक परिवार में हैं, या मान लीजिए 6 लोग एक परिवार में हैं, 2 माँ बाप हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। तो अक्सर दुनिया भर में क्या सिस्टम होता है, परिवारों में पेंशन्स होती हैं सीनियर सिटीजन्स के पास, दोनों हस्बैंड और वाइफ काम कर रहे होते हैं, तो 2 वर्किंग एडल्ट्स होते हैं जिनको सैलरीज मिल रही होती हैं, और फिर 2 डिपेंडेबल हैं, उनके बच्चे हैं मान लो, तो उनको भी स्कूल से शिक्षा सरकारी मिलेगी तो वो भी मुफ्त हो जाती है। तो लिविंग वेज अगर आप मिनिमम भी कमा रहे हो तो आपके लिए जीवन यापन करना उतना मुश्किल नहीं है। भारत में क्या है, अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, कोई पेंशन की सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। 2 वर्किंग एडल्ट होने के बजाय 1 वर्किंग एडल्ट होता है, महिलाओं को अक्सर काम नहीं मिलता। या इंडिया में अगर आप देखो, लो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो फीमेल्स की बहुत लो है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्लस जहाँ उनको काम मिलता भी, उनको वेजेस बाकी के मुकाबले कम मिलते हैं। तो होता यह है भारत में 2 वर्किंग एडल्ट की जगह 1 ही अर्नर होता है, और अगर 1 ही अर्नर होगा पूरी फैमिली में और वो 176 रुपये अगर कमा रहा है, तो भाई क्या ही उनके पास सैलरी बचेगी। और बच्चे डिपेंडेबल हैं, उनको भी एजुकेशन देनी है, सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, अभी तक सुविधाएं हेल्थ की उपलब्ध नहीं है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सस्टेनेबल नहीं होता। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सबको कैलकुलेट कर एक साइंटिफिक लिविंग वेज पॉलिसी बनाई जाए, और सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसी आए जो कि सस्टेन्ड वेज ग्रोथ, न सिर्फ अभी वेज को बढ़ाए, वेज में अभी तो ग्रोथ हो ही हो, समय के साथ सस्टेन्ड ग्रोथ को देखते हुए जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़े उसके हिसाब से हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि घरों के दाम बढ़ते हैं, किराया बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर भारत के जो वर्कर्स हैं उनको सही तरीके से अपने आप को जी पाएंगे। और दिक्कत क्या है भाई इसमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप वेजेस को बढ़ाते हैं तो समस्या यही आती है कि जो स्मॉलर एंटरप्राइजेज हैं, जो MSMEs हैं, वो उसको कैसे बैलेंस करें। अब एक जो हमेशा इसकी दलील दी जाती है इसके खिलाफ कि अगर आप वेजेस को बढ़ा दोगे तो वेजेस बढ़ जाएंगी, कहोगे सरकार कहेगा मिनिमम इतना पैसा देना ही देना है, तो उसके बाद कंपनीज सोचेंगे कि वो
लोगों को हायर ना करें, वो इलीगली लोगों को काम पर रख लेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी या फिर लोगों को काम पे रखा ही नहीं करेगी, ऐसी दिक्कतें। तो इसको लेकर एक स्टडीज़ भी आई हैं कि इंडोनेशिया में एक स्टडी हुई जिसने बताया कि अगर आप वेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो वर्क आवर्स कम हो जाते हैं और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी घट जाती है। लेकिन साउथ अफ्रीका में एक स्टडी की गई कि भाई वेज इंक्रीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता एम्प्लॉयमेंट पे, वो लगभग वैसी ही रहती है। तो अभी हमें इंडिया स्पेसिफिक कोई स्टडी पता नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हमें ऐसी स्टडी करें जिससे हमें पता लगता है कि अगर रिक्रूटमेंट के ऊपर अगर आप सैलरी बढ़ा दें, वेजेस को बढ़ा दें, तो रिक्रूटमेंट में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इन फॉर्मल सेक्टर। अब याद रखिए अक्सर ना फॉर्मल सेक्टर में ही ये सारे नियम लागू होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में तो भाई बेसिक लेन देन के हिसाब से काम हो जाता है। तो फॉर्मल सेक्टर्स पे आप इसको पहले अप्लाई करते हैं, तब जाके इनफॉर्मल सेक्टर में भी ये जाता है। तो पहले आपको ज़रूरी है कि आप इसको स्टडी करें और पहचानें क्या ये एस्पेक्ट, और बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ ये लिविंग वेजेस हो प्लस इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ कैजुअल लेबरर्स हैं, तो उनको कुछ भी औने पौने दामों पे काम करवाया जाता है, 100 रुपये 200 रुपये ऐसे देके। तो ज़रूरी है कि उसका भी काम किया जाए, और जो वर्कर्स काम करने जा रहे हैं उनके बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें इतना पैसा मिलना है। जो उन्हें काम पर रख रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, हम टैक्स वेवर्स दे सकते हैं कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो हम सरकार इतना आपको टैक्स का वेवर दे रही है, या कोई और इंसेंटिव गवर्नमेंट दे सकती है अलग अलग तरीके से। और ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा वेजेस इंक्रीज करने के बाद, तो जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं उनको कह सकते हैं कि भाई आपको जीएसटी पे हम 2% की छूट दे देंगे, या टैक्सेशन बेनिफिट दे देंगे, या प्रोक्योरमेंट में कुछ हम प्रायोरिटाइज करेंगे उन बिजनेसेस को जो ऐसे लोगों को हायर करते हैं। तो ये तरीके हो सकते हैं, इससे गवर्नमेंट ये चीज़ें कर सकती है, ट्रेड ऑफ कर सकती है। अब ये भी जरूरी है कि गवर्नमेंट ऐसा ना करे कि भाई आपने मिनिमम वेज बढ़ा दिया सबको टैक्स के अंदर ले आए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस यू डोंट इसके साथ आप सैलरी डिडक्शन ना बढ़ा दो, वर्क लोगों की सैलरी बढ़ा दी और उसके बाद टैक्स बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन हैंड सैलरी लोगों की बढ़े, इन हैंड जो वेजेस है वो इंक्रीज हो। यानी इन हैंड का मतलब होता है, एक होती है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, जो आपको सैलरी मिलती है, कंपनी को कितना पैसा पड़ रहा है, उसमें आपके टैक्स कटते हैं, आपका टीडीएस कटता है, आप जो आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी वो कटेगी, बहुत सी चीज़ें हैं टैक्सेशन के हिसाब से कटती है सैलरी। कट वट के जो हाथ में आती है इट इज कॉल्ड इन हैंड सैलरी। तो वो ही सैलरी आपकी हाथ में जो आती है उसी से अपनी ज़िंदगी में आप रोज़मर्रा के सामान खरीद सकते हो। हालांकि वो आपको टैक्स नेट में सहायता देती है, बाद के समय में आपका कुछ जो मान लो आपका प्रोविडेंट फंड हो गया या आपका ईसीआईसी हो गया, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला, तो वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है बाद में। लेकिन अभी जो हाथ में पैसे उसी से आपका काम चलेगा ना, इसलिए इन हैंड सैलरी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी इन हैंड सैलरी घट ही जाए। अगर हम देखें तो जो ईपीएफओ का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो 12% से 8% जो है भारत को ज़रूरत है कि जो लोग मान लो 15,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग 15,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो जो 15,000 से कम कमा रहे हैं ऐसे लोगों का जो पीएफ होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो 8% कर देना चाहिए, और जो 15,000 से ज़्यादा है वो 12%, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इन हैंड सैलरी ज़्यादा हो, क्योंकि तभी तत्काल उनको उसी की ज़रूरत होती है। और ये भी आवश्यक है कि सरकार इसके हिसाब से अपनी हर 2 साल पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करे और एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करे, तभी जाकर हम बेहतर तरीके से लिविंग वेज और मिनिमम वेज की बात जो करते हैं उसको पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ आप समझ रहे हैं भाई, एक तो पहले कि इंडिया में मिनिमम वेज कितनी है, 176। लिविंग वेज की हम बात कर रहे हैं जो साइंटिफिकली एडजस्टेड हो। क्यों आपको एक बेहतर लिविंग वेज की ज़रूरत है? ताकि लोगों के हाथ में पैसे रहे, अगर ज़्यादा पैसा होगा तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट को बूस्ट मिलेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि वो अनसस्टेनेबल ग्रोथ ना हो, ठीक है। ये हमने समझ लिया। आगे आते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम के बारे में, जहाँ लगातार वाइल्ड लाइफ क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? रिसेंटली सबसे पहले एक रिपोर्ट जिसका नाम पता होना चाहिए, किसकी रिपोर्ट आती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है, वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। ये पब्लिश करती है कौन सी बॉडी? तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी इसको पब्लिश करती है, जो वियना बेस्ड है। ये इसकी तीसरी रिपोर्ट है। इसमें बात की गई है कैसे जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में इलीगल ट्रेड बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। याद रख ली, यूएनओडीसी की ही रिपोर्ट है, कौन सी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ये आपकी WWF की नहीं है, ये साइट्स की नहीं है, ये किसकी है? यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसकी रिपोर्ट आई है, विच इज वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, इसमें बोला गया इलीगल ट्रेड कितना बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कुछ बेसिक आउटले हम पहले वो डिस्कस करते हैं क्या है। देखिए इसमें कहा गया है कि ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लगातार, और स्पेसिफिकली स्नेक्स, एलिफेंट, क्रोकोडाइल्स, इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिकिंग देखी जाती है। और ये होता क्यों है? इसलिए होता है कई जगह मान लो इलीगल ट्रेड करके लोग उस पर, कहीं कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी होती है, कहीं कहीं मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कहीं उसका इस्तेमाल करके लोग दवाइयाँ बनाते हैं। तो कई जगह लॉज अलग अलग है। फॉर एग्जांपल चाइना में कई सारे वाइल्ड लाइफ का ट्रेड अलाउड है, लीगल है वहाँ, जबकि इंडिया में इलीगल है। तो जो इसके बीच का गैप है, ट्रेडर्स उसका फ़ायदा उठा के बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है, आप इजीली पैसा खिला के चीज़ों को ले जा सकते हो। और इलीगल ट्रेड जो सबसे बड़ा प्रभाव करता है वो क्या करता है? वो सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन को बढ़ाता है। ऑलरेडी जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उनमें ही मैक्सिमम ट्रेड हो रहा है, अब उनकी संख्या घटती चली जाएगी और वो एंडेंजर्ड होकर बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे कंट्रोल करना। और वाइल्ड लाइफ ट्रेड की जब हम बात करें तो क्या होता है ये, तो यानी सेल एंड एक्सचेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ। सिंपल सी बात है, लोकल लेवल पे भी होता है, ग्लोबल लेवल पे भी होता है। लोकल लेवल का एग्जांपल मान लो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास या फिर किसी नेशनल पार्क के पास किसी शेर का शिकार कर सिर्फ खाल बिक रही है या किसी हाथी के दांत बिक रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती है। उसको ग्लोबली भी लोग इलीगल तस्करी भी उसकी करते हैं। इसकी रेगुलेशन के लिए साइट्स हैं, और साइट्स ही मुख्य रूप से ग्लोबली काम करता है। इंडिया टॉप 20 कंट्रीज में इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। इसे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खासतौर पर इंडिया में 2 हॉटस्पॉट है। एक तो आपका जो वेस्टर्न घाट्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्या है डाइवर्सिटी है, दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट, और तीसरा हिमालयन इकोसिस्टम देख लो। तीनों जगह पर काफ़ी ज़्यादा एसेट स्मगलिंग की अपॉर्चुनिटी है, और मुंबई और चेन्नई इसके मेजर हब की तरह देखे जाते हैं। इंडिया से एयरपोर्ट के थ्रू, सी पोर्ट्स के थ्रू, लैंड पोर्ट्स के थ्रू अक्सर देखा जाता है कि ऐसी ट्रैफिकिंग होती है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कितने % क्या इंडिया में जो संख्या है वो क्या है। बेसिक जानकारी रहे तो भी आपका काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की, उसने बोला है कि अराउंड 1652 मैमल्स या बर्ड्स रेप्टाइल इंडिया में इस बार स्मगलिंग उनकी हुई। 40% जो हुए वो थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड है। ये तो आपको याद ना रहे, लेकिन कितने % इंडिया में बर्ड्स हैं, कितने % मैमल्स हैं, ये पता होना चाहिए। अगर आप इंडिया में बात करो तो इंडिया में अराउंड, देखो सिंपल सी बात है, इंडिया कैसी कंट्री है, एक बायोडाइवर्स कंट्री है। तो याद रखो इंडिया में 6.5% वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, ठीक है, और 6 का 2 टाइम्स को तो 12 हो जाता है। तो 12% इंडिया में क्या है, 12.6% इंडिया में बर्ड्स हैं, ठीक है, और 6.5 में अराउंड 1 जोड़ दो तो 7.6, ये आपका मैमल्स है इंडिया में। दुनिया के जितने मैमल्स हैं उसका 7.6% इंडिया में है। दुनिया के जितना वाइल्ड लाइफ उनका 6.5% इंडिया में है, जितने बर्ड्स हैं उनका 12.6% इंडिया में है। तो इसकी इलिसिट डिमांड बहुत ज़्यादा है। खासतौर पर टाइगर की बात कर लो, एलिफेंट्स की बात कर लो, तो क्योंकि इतनी मात्रा में इंडिया में डाइवर्सिटी है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इलिसिट ट्रेड होता है। इसको रोकना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। अब इसको रोका कैसे जाए, कहाँ से हमें इसके बारे में पता चल रहा है? तो एक तो पहली जो सबसे खतरनाक रिपोर्ट एक हमने डिस्कस किया भाई, यूएनओडीसी की कौन सी रिपोर्ट है ये जो हमने डिस्कस की, उसका नाम बताइए क्या है मुझे। दूसरी रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ मैं, जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जो WWF निकालती है। इसका कहना है कि दुनिया में जो स्पीसीज है उसमें ऑलमोस्ट 68% की पॉपुलेशन में कमी हुई है। दुनिया भर में जितनी स्पीसीज होती है सबकी पॉपुलेशन अब पहले के मुकाबले पिछले 40-50 सालों में 68% तक घट गई है। यह है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। कौन निकालता है? WWF। और अभी किस रिपोर्ट की बात हो रही है? यूएनओडीसी की। नाम बताइए मुझे उसका। तो उसके थ्रू आपको पता लग रहा है अभी क्या स्टेटस है, क्या प्रभाव है, क्या नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए ज़रूरी ये है कि इससे जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं, चाहे भारत की हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो साथ में कोलैबोरेट करें। अब अभी अगर आप देखो तो IUCN की एक रेड लिस्ट आती है, यूनाइटेड नेशंस का एक इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म है, IPBES इसे कहते हैं, इंटर गवर्नमेंट साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसने बोला था कि अराउंड 1 मिलियन प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन का खतरा फेस कर रहे हैं। और ये जो लगातार खतरा आ रहा है, इससे लड़ने के लिए क्या क्या प्रावधान है, पहले जानिए। कौन सी आपके पास इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस है। तो एक आपके आ गया ग्लोबल कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, फिर आ गया इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, आसियान वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, सावन यानी साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, UNTOC यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रैफिक ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लॉरा एंड फॉना एंड कॉमर्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्लोबल है। भारत में क्या है?
भारत की प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो भारत में अलग से कई सारे लीगल प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें इंडिया ने स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेगुलेट करना, कैसे वाइल्ड लाइफ ट्रेड होगा, किन किन एरियाज में बदलाव किए जाएं, कैसे कैसे इसको रोका जाए, इसके ऊपर बात की जाती है। इसके अलावा इंडिया साइट्स की मेंबरशिप भारत के पास है। भारत ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो स्टैब्लिश कर रखा है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फंड्स जो है वो इसमें बात करते हैं। फिर सावन का इंडिया एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। सावन क्या है भाई, हमने यहाँ डिस्कस किया ये पिछले हमारे स्लाइड में। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क का भी इंडिया पार्ट है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट घड़ियाल इंडिया ने रन किया था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। तो इस तरह की इंडिया काम करता है लगातार, जिसके ऊपर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस इंडिया का रहता है। तो नाम से पता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट फॉर एलिफेंट्स, टाइगर फॉर टाइगर्स, देन घड़ियाल, इस तरह की चीज़ें इंडिया ने की हैं। अब एक सवाल है, ये हो क्यों रहा है, क्या फैक्टर्स हैं? देखिए इसके पीछे कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है करप्शन। अगर करप्शन नहीं होता तो ये कब का कंट्रोल हो जाता। करप्शन कैसे? करप्शन के थ्रू आप आसानी से घूस खिला के किसी ऑफिसर को, दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, ये करप्शन फैलता है। पहला स्टेप यही है, करप्शन होता है, ओवरसाइट नहीं होती ठीक से। फिर करप्शन, घूस देके आप इसका काम कर सकते हो, प्लस करप्शन इजीली इसको शुरू करता है इसके बारे में। फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। होता यह है कि मान लो आपने शेर की खाल कहीं से आपको मिल गई, या हाथी का दांत मिल गया, सांप की खाल मिल गई, उसका इस्तेमाल करके लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं। और ब्लैक से वाइट करने का इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि इंडिया में मान लो कोई चीज़ इसकी डिमांड नहीं है, मान लो कोई चीज़ है, कोई एनिमल है जो इंडिया में बहुत मात्रा में मिलता है, उसकी डिमांड नहीं है, रेट बहुत कम है, आप उसको इलीगली ले जाओ चाइना और वहाँ बेच दो जहाँ आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल फ्लो का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे राइनोसोरस के सींग वो हो गए, जो उनके हॉर्न्स होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें करके जो इलीगल जो फाइनेंशियल फ्लोज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, करप्शन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिमिटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। लिमिटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? मान लो भारत में ऑलरेडी इतने सारे क्राइम चल रहे हैं, अब एक शेर का शिकार हो गया, एक हाथी को मार दिया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। और मेजरली इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन तो होती ही नहीं है भारत में, क्योंकि और डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं होता आमतौर पे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत सी दिक्कत रहती है। यूएस में मान लो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो भी जाए, भारत में तो नहीं ही होता। तो इसलिए कोई इसके पीछे देशों के पास या इंसेंटिव नहीं रहता कि भाई हम ऐसा कुछ करेंगे, इसलिए प्रभाव कम रहता है। और होता यह है कि एक तो लॉज अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं, इस चक्कर में बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इन सभी कारणों से भारत में अगर देखो लीगल फ्रेमवर्क अलग अलग होगा, बहुत डिवीजन होगा चीज़ों में। कई एनिमल साइट्स में प्रोटेक्टेड हैं, जो साइट्स में सिग्नेटरी हैं वही देश उसको मानेंगे। कई जगह कुछ चीज़ों को लीगली ट्रेड किया जा सकता है, कई देशों में नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब तक हम एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बना के उस पर इक्वली और हर एक तरीके से एग्री नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हाँ हमने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। और इंडिया में अगर आप देखें तो भारत में फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, पेट ट्रेड के लिए, मार्केटिंग के लिए, फैशन के लिए, इन सभी कारणों से भी ट्रैफिकिंग विद इन इंडिया होती है। बाहर की तरफ भी इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर्स क्या है ये हमने जाना, क्या क्या ऑलरेडी लीगल फ्रेमवर्क्स हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया हमारा, साइट्स मेंबरशिप हो गई, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के हम पार्ट हैं, ये हमने स्टैब्लिश किया है। फिर ग्लोबल जो नॉर्म्स है उसके हम पार्टी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है दिखाता है कि भारत किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लगातार वाइल्ड लाइफ क्राइम इज ऑन द राइज। अब मुझे ये भी तो बताइए, इतना समझ गए हम, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या आपको रिसेंट कोई इम्पैक्ट पता है? रिसेंट सबसे बड़ा तबाही जो हम सबने देखी कोरोना वाली, वो भी कहते हैं कि जूनोटिक डिजीज़ थी, यानी जो जानवरों से ट्रांसफ़र हुई थी। और कहा जा रहा था कि जो एक चाइना का वेट मार्केट था, जहाँ ऐसे ही जानवरों की तस्करी वगैरह होती थी, खुले में बेचा जाता था, इसकी वजह से ये चीज़ें फैली थी। तो इस तरह का हमने जो ग्लोबल अभी दंश झेला है, इसी एग्जाम्पल यहाँ भी है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर लगाम लगाएं, इलीगल ट्रेड के ऊपर। स्पेसिफिकली होता क्या, पहली चीज़ क्या होगी, डिप्लीशन होगा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 60, अब देखिए आपको ऐसे लिखना है, आंसर लिखना है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ डेटा पढ़ा है, 68% ऑलरेडी कम हो चुका है। किसने कहा? मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट के हिसाब से। कौन सी रिपोर्ट है? 68% वाली कौन सी रिपोर्ट थी? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, WWF की। उसने बोला कि प्रोडक्शन घट रहा है। तो ऑलरेडी देख रहे हो कि लगातार घटती ही जा रही है जो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है वो। तो उसे कंट्रोल करना, अब राइनोसोरस कम हो गए, रिसेंटली शेरों की जनसंख्या कम हो गई, ये सबसे बड़ा डिप्लीशन दूसरा कारण है। प्लस इन्वेजिव स्पीसीज आ जाती हैं लगातार। कई लोग सजाने के लिए कुछ स्पीसीज लेके आ जाते हैं दूसरे से देशों से कहीं और वो स्पीसीज उस
इकोसिस्टम के लिए बहुत हानिकारक होती है और वो पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देती है, इन्वेजिव स्पीसीज। तो उससे बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए पेट ट्रेड को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे पेट ट्रेड तो अच्छी बात है, नहीं, पेट ट्रेड से कुछ ऐसी इकोसिस्टम में कुछ ऐसे बाहर से जीव आ जाते हैं जो उस पूरी एरिया को खत्म कर देते हैं। फिर इमरजेंस ऑफ जूनोटिक डिजीज की बात कर लो, जैसे सार्स, कोविड, इसका एग्जाम्पल हमने रिसेंटली ही डिस्कस किया। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि भारत को और दुनिया भर के देशों को पहले एक्शन लेना पड़ेगा कि जो अभी वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट आई है, किसने भाई जारी की है वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट? इन्होंने जो सॉल्यूशन बताए हैं उसके ऊपर फोकस करना कि आप क्रिमिनल स्ट्रक्चर को पहचानो, आप फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को पहचानो, कहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, कहाँ से डिमांड जनरेट हो रही है। तो डिमांड पैटर्न को पकड़ना, इंसेंटिव्स को पहचानना, कहाँ से इंसेंटिव मिल रहे हैं, सब हो रहा है, और तब जाके इसे रोकना, यही एक तरीका है। फिर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करने बहुत ज़रूरी है जिससे आप वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को कंट्रोल कर पाओ, आप रिड्यूस कर पाओ वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को, और प्रायोरिटाइज कर पाओ कैसे अपने जानवरों को सेफ गार्ड करना है। इसको एज अ ऑर्गेनाइज क्राइम देखा जाए। अभी तक क्या है, इसको आप ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह नहीं देखते हो। फॉर एग्जांपल आपने देखा भाई, हाँ कुछ लोग शिकार कर रहे हैं, कुछ पोचर्स घूम रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने बोल दिया अपने फॉरेस्ट गार्ड्स को कि इसकी सिक्योरिटी देखो, लेकिन एक इंटरनेशनल नेटवर्क की तरह ऑपरेट कर रहा है। तो इसको रोकना, इसको नज़र रखना बहुत ज़्यादा, एक सिनर्जी बनाना ज़रूरी है अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। अगर आप डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे, अगर आप ग्लोबल कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे, तब तक आप ऐसी चीज़ों पर लगाम नहीं रख पाओगे। इसलिए सावन जैसे इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत, नेपाल, भूटान अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, कुछ टाइगर रिजर्व्स, कुछ आपके नेशनल पार्क्स फैले हुए हैं, पूरा हिमालयन इकोसिस्टम फैला हुआ है, तो वो देश भी वहाँ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अपनी लेजिस्लेशन को आप और सिमिलर बना सकते हो। फिर करप्शन एंड टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर लोग जो है वो पकड़े जाएंगे। अभी करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग इजीली ऐसे क्राइम कर पाते हैं। और आपको इसके लिए बेहतर सर्विलेंस, बेहतर इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन, और जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी आपको एक पार्टनर बनाना पड़ेगा, ताकि वो भी पहचान सके कि भाई अगर जानवरों को खतरा है तो कैसे वो उनको, इनकी इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हैं, उनको खतरा कैसे उनके खुद के लिए खतरा है, इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ, जो कहते हैं ना आप, लेजिस्लेशन भी इम्पॉर्टेंट है। हार्मोनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन, अगर भारत, भूटान, नेपाल, बाकी तरह के देश मिलके एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाए, इंटरकनेक्टेड लॉज बनाए, तो उससे चीज़ों की, जानवरों की, फ्लोरा एंड फौना का इलीगल ट्रेड इजीली रोक पाया जा सकेगा। और अगर हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इजीली इन चीज़ों को मैप कर पाएँ, कहाँ पे ज़रा ट्रेड होता है, किन चीज़ों की डिमांड इलीगली बहुत ज़्यादा मार्केट में है, कौन से मार्केट में इन्हें बेचा जाता है, उनको बंद किया जाए, कहाँ पे क्या और तरीके जिससे उनको मॉनिटर किया जा सके, किन जीवों को ज़्यादा खतरा है, तो हम इन सभी का सहारा लेकर इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यही वे फॉरवर्ड है इसे रोकने ये। और जैसे मैंने पहले बोला कि हमें क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एड्रेसिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम एज अ फाइनेंशियल क्राइम, जैसे भारत जैसे देश में इसके पीछे काम नहीं किया जाता, तो जैसे फॉरेस्ट पुलिस है, कस्टम्स है, ये सब काम करे, इसको देखा जाए कैसे इसके थ्रू भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है। या फिर आप देख लो कई ऐसे क्रिमिनल्स, जैसे वीरप्पन का एग्जांपल दिया जाता है, जहां हाथी के दांतों की तस्करी बहुत ज़्यादा चली थी, चंदन की लकड़ी की तस्करी होती थी, जिससे पूरा का पूरा उनका इकोसिस्टम रन होता था। तो ऐसे जो नेटवर्क है उनको धराशायी करना पहला स्टेप है टू कंट्रोल दिस आस्पेक्ट। तो हमने ये आर्टिकल डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई, कंट्रोल करना हो या पुलिस कस्टम्स के सहारे में इसे रोकना, इंटेलिजेंस शेयर करना, तभी जाके हम इसको कंट्रोल ढंग से कर पाएंगे। ये तो हो गई इस पूरे टॉपिक की बात। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं जहां हम बात करेंगे किसके बारे में, तो इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन डे एज अ हॉलीडे, क्या भारत को जिस दिन चुनाव होते हैं उस दिन एक छुट्टी हर राज्य को, हर विभाग को, हर प्राइवेट एंटिटी को देनी चाहिए? क्या भारत को ऐसा लॉ बनाना चाहिए या ऐसा लॉ बनाना गलत होगा? इस आर्टिकल के ऊपर बात की गई है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहली बात कि इंडिया में सिस्टम अभी क्या है। इंडिया में आपके पास राइट टू वोट है और एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है आपकी। और कई देश, अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, फ्रांस, साउथ अफ्रीका की बात करें, यहाँ एक छुट्टी की तरह इसको देखा जाता है। कुछ देशों में ऐसा कोई नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर नहीं है। फॉर एग्जांपल यूएसए में ऐसा कोई फेडरल हॉलीडे नहीं होता है, लेकिन स्टेट्स चाहें तो अपने हिसाब से छुट्टियां डिक्लेयर कर सकते हैं। बार बार ऐसा बोला जा रहा है कि लोगों की ऑब्लिगेशन होती है वोट डालना, उनकी ऑब्लिगेशन है वोट करना। तो भाई वोट करने जाएंगे कैसे अगर मैं वोट करने गया और मेरी सैलरी कट गई एक दिन की? तो इसलिए कहा जाता है कि छुट्टी दे देनी चाहिए। पर भाई एक एमएसएमई है जो अगर सभी वर्कर्स को छुट्टी दे दे, कि बस तो पैसे वैसे कमाते हैं, तो वो छुट्टी डिक्लेयर करेंगे तो भाई उनके बिजनेस का क्या होगा? उनका राइट टू डूइंग बिजनेस भी तो तबाह हो रहा है, उसकी कौन भरपाई करेगा?
तो इसके बीच में एक डिबेट है कि क्या करना चाहिए भारत को, और भारत में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है इसके लिए। कई सारी जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, मेजरली रिच कंट्रीज़ हैं, वो छुट्टियां दे देती हैं इस दिन, और अक्सर अपनी छुट्टी या तो अपनी जो इलेक्शन है वीकेंड पे कंडक्ट कराती हैं। अब भारत के साथ दिक्कत ये, भारत में आप इसको वीकेंड पे करवा लो, ऐसा भी संभव नहीं, क्योंकि भारत में कई सारे चरणों में चुनाव होते हैं और हर चरण में आप छुट्टियां डिक्लेयर करो, ये भी संभव नहीं है। लेकिन क्या एक तरीका हो सकता है कि आप इसको बेहतर बना सकें? जैसे यूएसए में एक कई राज्यों में ये पेड हॉलीडे है, कई जगह नहीं है। भारत में क्या होना चाहिए? तो देखिए, इसके ऊपर एक रिसर्च आई थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की। उसने कहा कि जैसे ही हमने छुट्टी डिक्लेयर किया, वोटर टर्नआउट बढ़ गया, और देखा कि नॉर्मली जिन भी राज्यों में छुट्टियां डिक्लेयर की जाती है वहाँ पे वोटर टर्नआउट हाई रहता है। नॉर्मली क्या ना, आप ये कह सकते हो कि चलो आप वर्क करने कहीं जा रहे हो, कंपनी आपको कुछ घंटे की छुट्टी दे देगी, आप जाके वहाँ पे वोट करके आ जाओ। लेकिन क्या उससे वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल बढ़ेगा? अब अगला सवाल ये है कि वोटिंग परसेंटेज से इकॉनमी का क्या लेना देना। देखिए, वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ती है, लोग अगर इसमें जाकर भागीदारी लेते हैं, तो उससे अच्छी गवर्नमेंट चुन के आती है, जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स रहते हैं उनके लिए वो बढ़ जाते हैं, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, एक सिविक नेशनलिज्म बढ़ता है और बेहतर भागीदारी होती है, और उससे बेहतर सरकार चुन के आती है, तो इससे इकोनॉमी पर भी डायरेक्टली प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो क्या ये मैंडेट बना देना कि छुट्टी देना बेहतर है या नहीं? लेकिन सवाल ये है कि भाई चलो, आप कह रहे हो कि लोगों के ऊपर एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वोट डालना है, लेकिन जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनका पर्सनल फ्रीडम भी तो है, और हो सकता है कई लोग ऐसा चाहें कि वो वोट ना डालें और वो अपना बिजनेस खुला रखें। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑब्लिगेशन लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। तो ये इसी के ऊपर इन्होंने आर्टिकल में डिस्कस किया है। इन्होंने ये कहा है कि जो लोग कहते हैं कि मैंडेटरी छुट्टी होनी चाहिए, उनका कहना ये कि भारत में वोटिंग एक फंडामेंटल राइट की तरह देखा जाता है, और अगर एम्प्लॉयज़ को आप एक छुट्टी दे देते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो भावना है उसको बढ़ोतरी कर रहे हो। और जैसे इंडिया में मेजर ट्रेड यूनियंस है या जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, नेस्कॉम हो गया, ये लोग भी गवर्नमेंट की बिजनेस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रॉडर तरीके से ये लोग भी एग्री करेंगे हाँ गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए। सोसाइटल गोल्स भी इंपॉर्टेंट है ना, कि कोई भी बिजनेस अगर है तो केवल इकोनॉमिक गोल्स का काम नहीं है, सोसाइटल गोल्स को अचीव करना और वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो इसकी और उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, और इसको हम बेहतर तरीके से लेके आ सकते हैं। लेकिन एक अगला आर्ग्यूमेंट है इंडिविजुअल फ्रीडम का। क्या फ्री मार्केट इकोनॉमी में हम रह रहे हैं, सबके पास अधिकार है व्यापार करने का, तो उसका क्या होगा? तो पेड हॉलिडे देने का मतलब ये है कि भाई उनके जो चीज़ें उनमें प्रभाव पड़ रहा है, तो ये उनकी ऑटोनॉमी पे उन पे बर्डन डालता है। एक दिन की सैलरी देनी पड़ेगी, और जैसे बिजनेस के पास पैसा कम होता है, जो रोज़ लोगों को हायर करके रोज़ सैलरीज देते हैं, वो बिजनेसेस कैसे काम करेंगे? तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय देखा जाता है कि यूएसए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यूएसए एग्जाम्पल इसलिए बनता है क्योंकि यूएसए में क्या होता है कि फेडरली देयर इज नो मैंडेट। जो केंद्र सरकार है कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाती, राज्य मुक्त है, अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और यूएस में क्या है कि नेशनल हॉलीडे नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल्स के हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर आप अपने जो आपको वोट देना है उसके हिसाब से अपना शेड्यूल आप मैनेज कर लो। तो ये हो सकता है कि भाई मुझे इतने बजे वोट देने जाना है, मेरा वोटिंग सेंटर कहाँ पर है वो डिसाइड हो जाए, मैं जहाँ काम करता हूँ उसके आसपास अगर मुझे एक वोटिंग पोलिंग बूथ मिल जाए, वोट डालना तो 5 मिनट का काम है, 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है। तो अगर मैं उस तरह से चीज़ों को शेड्यूल कर पाऊँ तो मेरे लिए आसानी होगी वोट डालने में। प्लस इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर मी इफ़ आई कैन वोट ऑनलाइन, जो आज तो संभव नहीं है। हालांकि भारत में आज आप पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोट कर सकते हो, तो कल को जब हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए, हो सकता है हम ऑनलाइन भी वोट कर पाए अपने घरों में ही बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे। तो अभी जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हम थोड़ी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करें और थोड़ा यहाँ पर यूनिवर्सल मैंडेट देने के बजाय फ्लेक्सिबिलिटी दें लोगों को कि वो इस तरह की चीज़ों को वो फॉलो कर पाए। इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि इंडिया अगर फ्लेक्सिबिलिटी देगा तो क्या भारत में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी या कमी हो जाएगी? आपने छुट्टी दे दी, लोग जाके घर में बैठ गए, तो उसका उपाय ये बताया है, जैसे तमिलनाडु में टेस्ट किया गया था कि अगर आप पेड लीव आपको मिल रही है वोटिंग के दिन, तो आप एक काम करो, वोट दे के आए उसका सबूत दिखाओ। प्रूफ ऑफ वोटिंग इसके साथ आपको तभी मिलेगी जब आप प्रूफ ऑफ वोटिंग दिखा दो, क्योंकि छुट्टी तो वोट देने के लिए मिल रही है ना, और आप वोटिंग के दिन चले गए जैसलमेर देहरादून घूमने, तो ये भी नहीं करना। लेकिन जब कुछ ऐसा करते हो तो फिर वही बात है कि आप ऑटोनॉमी का हनन कर रहे हो, तो ये बीच का स्टेप है। यहाँ पर कहानी ये है कि इसमें आप ये कर सकते हो कि
जो कंपनीज हैं उनको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि वो चाहे तो ऐसा करें, और अगर अगर आप वो ऐसा करते हैं तो उनको आप किसी और तरीके से इंसेंटिवाइज कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि वो स्टेप बाय स्टेप लेंगे, या 3 जैसे उनके बीच में मान लो शिफ्ट्स हैं, या फिर मान लो कुछ आर पीरियड के लिए वो छुट्टियां डिक्लेयर कर दें, रोटेशनल बेसिस पे भी वो काम कर सकते हैं, तभी जाकर ये बेहतर तरीका हो सकता है। तो एम्प्लॉयज़ के पास अपना एक डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, वो देना चाहे तो दे। उन्हें बैलेंस कैसे बनाना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट ये कर सकती है कि उनके लिए ऑप्शंस दे दे कि आप पोलिंग बूथ कहाँ पर है, किस समय आप वोट कर रहे हो, और जो एसोसिएशन है उनके थ्रू भी एक सोसाइटल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बढ़ावा देने की बात करें। वोटिंग के बाद आप वो जो एक प्रूफ ऑफ वोटिंग है वो दिखा दे, तो उसके प्रति लोगों में टर्नआउट भी बढ़ेगा और कंपनीज के ऊपर दबाव भी कम रहेगा। अब बात ये भी है, मैं इस आर्टिकल से अलग हट के बात करूँ कि 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। तो जब वो ऐसी चीज़ है और जब यहाँ पर एक पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है, आप अपनी सोसाइटल ड्यूटी निभा रहे हो, आप अपनी डेमोक्रेटिक ड्यूटी निभा रहे हो, तो वहाँ पर अगर इसको फैसिलिटेट किया जाए तो सोसाइटी के लिए बेहतर है, और एक बेहतर एंगेज सिटीजन, एक बेहतर पार्टिसिपेटरी सिटीजन, पार्टिसिपेटरी सोसाइटी हर वर्ग के लिए बेहतर है, हर सोसाइटी के लिए बेहतर है, हर इवन इकोनॉमी के लिए उस हिसाब से बेहतर होती है। इसलिए अगर हम ऐसा कर पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, एंगेजमेंट को बढ़ावा दे पाए। लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि हम इसको मैंडेटरी कर दें। मैंडेटरी करने के बजाय इसको हमें फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, टाइम पीरियड के हिसाब से। हम ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आए कि अगर लोगों को लग रहा है कि आप वोटिंग के नाम पे छुट्टी लेके आप कहीं बाहर निकल जाओ, तो हो ये सकता है कि आप प्रूफ ऑफ वोट दिखा दो, आप हाफ डे दे दो। इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होगी, फ्यूचर में ये ऑप्शंस होंगे कि लोग अपने घरों से भी वोट दे पाए, और इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर आगे बढ़ सकते हो। और जो इसको नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करने की बात आती है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, वोटिंग राइट्स को कर्टेल तो ना करो, लेकिन किसी की पर्सनल राइट्स को भी कर्टेल ना करो, और एक फ्लेक्सिबल सोल्यूशन निकालना भारत के डेमोक्रेटिक इथोस और जो हमारी सोसाइटी की नीड्स उसको ध्यान में रखते हुए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ऐसे टॉपिक्स अक्सर एसेज में आते हैं, तो वहाँ आपको इस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी था। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा हो डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस